नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम છો તમે? મજામાં ને? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine. Very good. So, today I am going to teach you हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा. तो जो बच्चे नए हैं, उन्होंने नहीं देखे हैं मेरे वीडियोस, तो प्लीज़ देखिएगा. आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलेंगे मेरे सारे वीडियोस विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स, ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन, मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब है उसमें. ओके, तो प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाकर देखेंगे तो आपको मिलेंगे सारे लेसन्स विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स. और कुछ बाकी है वो मैं कर रही हूँ, ठीक है. तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. ओके, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो उन लोग का बहुत नुकसान होने वाला है. भाई क्या करना है आपको, सिर्फ सब्सक्राइब करके एक बेल का आइकन टैप करके ऑल में जाना है, तो आपको मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस मिलेंगे. तो आप सीख सकेंगे मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में. और लाइव स्ट्रीम में हम लोग कितने मजे करते हैं पता है तुम लोगों को, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना कंपलसरी है, तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. वरना फिर नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? फिर बैठोगे ढूंढते हुए कहाँ है शालिनी हुबली कर करके. सो इतना आसान अगर यूट्यूब ने आप लोग को फैसिलिटी दी है तो क्यों नहीं यूज करते आप लोग उसको. और एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही है. एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन टैप करना है और फॉरवर्ड करना है अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को. इतना ही तो काम है आप लोगों को, और बाकी का तो आपको सिखाने का काम तो मैं कर लेती हूँ, है क्या नहीं. तो मेरा चैनल है फ्री, तो सारे बच्चों का फायदा होना चाहिए ना. तो इसके लिए ओके. तो वह एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया है कि मिस वारिस कौन जो है आप एक्सप्लेन कीजिएगा. आई थिंक मैंने ये एक्सप्लेन करके अपलोड किया हुआ है. आप लोग प्ले लिस्ट में प्लीज पहले चेक कर लीजिएगा. तो ठीक है, लेकिन मुझे भी ये लेसन बहुत पसंद है, तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो वारिस कौन, वारिस या वारिस किसे कहते हैं? सबसे पहले वारिस कौन होता है? जो प्रॉपर्टी जो होती है ना माँ बाप की, तो उसमें जो उनके बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? उनके वारिस होते हैं. क्या होते हैं? उनके वारिस होते हैं. तो माँ बाप के बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो उनके बच्चों को मिलेगी. ठीक है. तो तभी कैसा था, सबसे पहले हम लोग जरा राजा महाराजाओं का जमाना था, तो हम लोग जरा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ये लिखा हुआ है विभा रानी जी ने. तो उनका परिचय यानी इंट्रोडक्शन जो है वो इस तरह से है. उनका जन्म हुआ है 1959 में. ठीक है. तो उनका जो एक ही साल दिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी तक है और वो जुग जुग जिए, ऐसे ही हम कामना करते हैं. ठीक है. मधुबनी बिहार के है ये. परिचय, बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है. ओके. तो वो कौन है? लेडीज है, लेखिका है, राष्ट्रीय स्तर की यानी नेशनल लेवल की. और जितने भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये जो लेखक, लेखिका, कवि, ये सब है ना, ज्यादातर यूपी, बिहार से ही, मध्य प्रदेश, यहाँ से ही आते हैं, मैंने जहां तक नोटिस किया है. आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है. आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत यानी फोक सॉन्ग्स और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है. तो अभी उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी थी? तो चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, यह है एक कहानी संग्रह. अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, यानी अगले जन्म में मुझे बेटी मत करना. इसके ऊपर सीरियल भी आया हुआ था, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही बढ़िया था. नाटक समरथ कैन, द्विभाषी हिंदी इंग्रजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी, आदि यानी एटसेट्रा.
और ये सब है ना, आप लोगों को जब ऐसे राइटिंग करते हैं ना आप लोग, तभी ये सब वर्ड्स जो है ना आप लोगों को काम में आएंगे, तो समझ के रखना उसका मीनिंग। गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। तो अगर एज पर सिचुएशन इंसान को अपने पास जो भी सामान है उसको हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या उसे किस तरह से केयर कर सकते हैं, किस तरह से उसको संभाल सकते हैं, तो ये हम लोगों को इस कहानी में से सीखने को मिलने वाला है। तो ही हमारा जो जीवन है वो सफल होगा। ओके, तो देखते हैं भाई क्या है ये कहानी। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। कौन थी? 4 बेटियां, डॉटर्स थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। अभी देखो, एक राजा, एक किंग जो होता है ना, तो उसके ऊपर सारे राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राज्य में लोग कैसे रह रहे हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं, उसे किस तरह से सॉल्व करे, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा राजा जो होता है वो इंटेलिजेंट होना जरूरी होता है। अभी ये जो किंग थे उन्हें कितनी लड़कियां थी? 4 लड़कियां थी। तो इन चारों लड़कियों में से जो मेरी लड़की सबसे होशियार होगी उसी को मैं क्या बनाऊंगा? राजपाट सौंपूंगा, यानी ये जो राज है मेरा वो उसी को मैं सौंपूंगा। ऐसे राजा ने डिसाइड किया। तो थोड़ा सा झूम किया है मैंने ताकि हम लोगों को वर्डिंग्स जो है ना बराबर से दिखाई दे। ओके, तो अभी राजपाट संभालना है तो होशियार होना तो बहुत जरूरी है। तो 4 लड़कियों में से कौन सबसे होशियार है, तो इसके लिए भी उनको टेस्ट लेना पड़ेगा ना उनका, तो पता चलेगा भाई कौन सबसे बड़ी होशियार है करके। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अभी राजा है, उनको 4 बेटियां है, वो 4 ही बेटियां उनको प्यारी है ना। तो लेकिन भी कैसे डिसाइड करे भाई कि इन चारों में से सबसे होशियार कौन है। तो अभी राजा बेचारा क्या करने लगा? सोचने लग गया। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया और एंड में उसे एक आइडिया आया। उपाय यानी एक आइडिया आया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा, तब तुम सब मुझे वापस कर देना। देखो भाई, अभी किस तरह से बेटियों की होशियारी वो राजा जो है वो परख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक दिन उन्होंने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, ठीक है, और सभी को उन्होंने क्या दिए? गेहूं के 100 दाने दिए। कितने दिए? 100 दाने। ओके, गिन के 100 दाने दिए, ठीक है। फिर इसे तुम अपने पास रखो करके कहा। फिर 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा, तब तुम सब मुझे वापस कर देना। 5 साल के बाद, हाँ, ये दाने मुझे वापस कर देना, ऐसी कंडीशन राजा ने अपनी लड़कियों को रखी, ठीक है। फिर गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। जो सबसे बड़ी थी उसने क्या किया? वो दाने जो थे वो खिड़की के बाहर उसने फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? देखो भाई, उसने सोचा उनको थोड़ी याद रहने वाला है गेहूं के इन दानों का, तो इससे अच्छा उसने क्या किया? कौन संभाल के रखे इनको? उसने क्या किया? सीधा फेंक दिया। और जो याद भी रहा तो क्या हुआ? भंडार से लेकर दे दूंगी। अगर इनकेस याद भी रहा और उन्होंने पूछ भी लिया कि भाई कहाँ है 100 गेहूं के दाने, तो मैं जाऊंगी अनाज भंडार में से दाने ले लूंगी और बता दूंगी कि देखो भाई ये है दाने। ओके, अभी ये जो मेरी आजू बाजू में जो आवाजें आ रही है ना बच्चों, उनको प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो इसकी वजह से वो आवाजें आ रही है। लेकिन अपने पास उतना समय नहीं है ना, हम लोग को पढ़ाई तो जारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लीज इतना आप लोग जरा कोऑपरेट करना मुझे।
हो गया। उसने बोला भंडार से लेकर दे दूंगी। अभी दूसरी ने क्या किया देखो, दूसरी बहन ने दोनों को दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। अभी उसने क्या किया कि हाँ बाबा पिताजी ने बोला है ये 100 दाने संभाल कर रखने हैं करके। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। अभी जो दूसरी बहन थी उसने क्या किया, हाँ बाबा 5 साल के बाद ये पिताजी को 100 दाने देने हैं, तो उसने क्या किया, एक चांदी की डिब्बी में उन दानों को डाल दिया और फिर उसने मखमल के थैले में बंद करके अपनी संदूकची में, यानी जो संदूक होता है ना पहले के जमाने में, जो औरतें होती थी, लेडीज होती थी, वो अपनी सब सामान है ना संभाल कर रखती थी उस संदूक के अंदर। तुम लोग की दादी नानी रहेंगी तो उनको पूछ के देखो तुम लोग, वो बताएंगे तुम लोग को संदूक के बारे में। तो वो संदूक में वो रखती थी, ठीक है। तो उसने रख दिया। वो सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। हाँ, तो उसने सोचा कि अभी जब 5 साल के बाद पिताजी मांगेंगे तो मैं उन्हें ये दाने वापस कर दूंगी। इसके लिए उसने क्या किया, संभाल के रख दिए संदूकची में। तीसरी बहन सोच रही थी कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मगन हो गई। अभी जो तीसरी जो थी ना बहन, वह सोचती रही कि मैं इसका अभी क्या करूं। और चौथी और छोटी बहन जो थी वो छोटी थी, तो उसने क्या किया, वो शरारती भी थी तो, और उसे भुने हुए गेहूं के दाने बहुत पसंद थे। अभी देखो जिस तरह से चने शेंगदाने भूनते हैं ना, उसी तरह से गेहूं के दानों को भी भूनते हैं। कभी अगर रहेंगे ना तुम लोग के घर में गेहूं के दाने, तो मम्मी को बोलना जरा ना तवे पे हमको जरा ऐसे ही भून के दे देना, तो वो खाकर देखो तुम लोग, बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा उसमें नमक छिड़क देना तो अच्छा लगता है वो। तो उसे पसंद है, तो उसने क्या किया, उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और वो खेल में मगन हो गई, ठीक है। लेकिन अभी तक तीसरी राजकुमारी सोच रही है कि इसका मैं क्या करूं करके, अभी तक उसका फैसला नहीं आया है भाई। तो अभी पहली ने क्या किया, पहली ने फेंक दिए दाने। दूसरी बहन जो थी उसने चांदी के डिब्बे में डालकर फिर वो मखमली थैले में डालकर संदूक में डाल दिए। जो चौथी वाली थी उसने क्या किया, उसने उन दानों को भून कर वो खा गई। वो तो छोटी थी, बच्ची थी, तो वो भून कर उसने वो खा लिए दाने क्योंकि उसे पसंद थे। तो अभी तीसरी जो है वो बाकी है, अभी देखते हैं वो क्या कर रही है। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। अभी ये वो जरा होशियार थी, उसने बोले कि ऐसे इस तरह से मैं पिताजी 100 दाने क्यों देंगे भाई, इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ वजह होगी, वरना वो हमें इस तरह से गेहूं के 100 दाने नहीं देते। जरूर इसके पीछे कोई मकसद है, यानी कुछ न कुछ है इसके पीछे जरूर आइडिया, तो भी उन्होंने हमें ये 100 दाने दिए हुए हैं। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। एक बार तो उसने ऐसे सोचा कि चलो मैं भी ये क्या करती हूँ, दाने जो है वो संभाल कर रख देती हूँ, 5 साल के बाद दे देती हूँ पिताजी को। लेकिन उसका मन जो था ना वो इस बात के लिए नहीं मान रहा था कि भाई इसमें क्या मीनिंग है कि 100 दाने दिए 5 साल में, फिर वो पिताजी को वापस कर दिए, तो इसके पीछे क्या है, क्या वजह होगी, क्या मैं रख दूं, क्या मैं इसका क्या करूं, ऐसे वो सोच रही थी। ओके, फिर 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। अभी उसकी जो खिड़की के पीछे जो जमीन थी, खिड़की के पीछे भी तो राजा का तो महल होता है ना भाई, और गार्डन बगीचा जमीन बिमीन तो बहुत सारी होती है आजू बाजू में। तो उसने क्या किए,
वो दाने जो थे वो उस जमीन में उसने बो दिए। ओके, समय पर अंकुर फूटे। अभी बोकर पानी वगैरह दिया उसने तो उस समय पर अंकुर फूटे, फिर उसमें से पौधे तैयार हुए, फिर वो अनाज जो था वो उगने लगा अभी। ठीक है, और उसमें दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। अभी वो जो अनाज आया उस 100 दानों का, अभी एक इसमें कितने सारे दाने होते हैं ना एक अनाज के इसमें पौधे में, तो अभी इस तरह से वो बहुत सारे मल्टीप्लाई हो गए दाने। 100 दानों के अभी बहुत दाने हो गए, फिर दाने वो उसने क्या किए, बो दिए। ओके, इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। अभी वो दाने उगते गए, वो बोती गई, वो मल्टीप्लाई होता गया, फिर वो उगते गए, फिर वो बोती गई, फिर वो मल्टीप्लाई होता गया। तो ऐसे करते करते 5 साल में, भी गेहूं को 1 साल लगता ही है जहां तक मुझे नॉलेज है। हाँ भाई, इतना ज्यादा पक्का नॉलेज नहीं है मेरा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि साल में 1 ही बार उगता है गेहूं। तो उस हिसाब से 5 साल में उसने बहुत सारा गेहूं का ढेर जमा कर दिया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वो दाने? अभी राजा भी होशियार था, तो उसने बराबर 5 साल होने के बाद अपनी चारों बेटियों को बुलाया और फिर उनको पूछा कि मैं 5 साल पहले मैंने तुम लोगों को दाने दिए थे। देखो भाई, पेशेंस कितना है राजा के पास। ऐसे नहीं कि तुरंत झटकापट। पेशेंस जो होता है ना, कभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जल्दबाजी जो लोग करते हैं ना, उन लोगों को हमेशा कुछ न कुछ खतरा रहता है, या कोई ना कोई धोखेबाजी होने का खतरा भी रहता है। ठीक है, तो 5 साल के बाद बराबर से उन्होंने अपनी बेटियों को बुलाया। कहाँ है वे दाने? उन्होंने पूछा। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। अभी उसने क्या किया, जैसे उसने प्लान किया था कि अगर मांगेंगे पिताजी, एक तो उनको याद नहीं रहेगा, अगर याद भी रहा और मांगे भी तो मैं क्या करूंगी, सीधा जाऊंगी गोडाउन में से और लेकर आऊंगी गेहूं और दे दूंगी उनको। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? देखो राजा भी कितने होशियार है। उन्होंने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए हुए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कहा, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। अभी देखो, पहले तो उसने क्या कर दिया, हाँ कह दिया, लेकिन राजा भी होशियार था ना, फिर उसने जरा डांट कर पूछा, सच्ची बोलो, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? फिर वो बेचारी डर गई, फिर बोला, ऐसे तुम लोग भी करते हैं ना? जब बोलते हैं पहली बार प्यार से मम्मी पापा पूछते हैं तो फिर ऐसे ही फेंक देते कुछ भी, है ना, लपेटे में लेने के लिए। फिर जब पापा ऐसे डांट के पूछते, सच्ची बोलो, फिर तुम लोग फिर सच बोलते हैं, करते हैं ना तुम लोग ऐसा, मुझे पता है। तो उसी तरह से इसने भी किया। जब डांट कर पूछा राजा ने, तभी उसने सच्ची बात बता दी कि नहीं, मैं जाके गोडाउन में से लेकर आई हूँ करके। फिर वो पकड़ी गई। ओके, तो राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? भी दूसरी राजकुमारी जो थी उसको पूछा। दूसरी राजकुमारी ने अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। अभी 5 साल तक वो दाने कैसे रहेंगे ना, तो वो दाने पूरे सड़ गए थे संदूकची में के रखे हुए। ठीक है, तो वो राजा ने देखा। फिर तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं उसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। और जो तीसरी राजकुमारी थी उसने कहा कि मैं इसका जवाब आपको अभी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको मेरे साथ दूर चलना होगा।
तो मैं आपको वहां पर कल ले चलती हूँ, ठीक है। और राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? अभी वो तो छोटी है, उसको नहीं समझ में आता है, तो उसने बोला कि अरे उसकी भी क्या कीमत है पिताजी उन दानों की? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, ऐसे तो दाने जो है बहुत पड़े हैं हमारे भंडार में। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो गेहूं के जो भुने हुए दाने हैं मुझे बहुत पसंद है, ये तो आपको पता है। तो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? तो वो छोटी थी, मासूम थी, तो उसने उसी मासूमियत से जवाब दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे होते हैं तो होशियार नहीं होते, ऐसे नहीं होता। कोई छोटे बच्चे भी जो रहते हैं वो बहुत ही होशियार होते हैं। ओके, तो सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। वो बेचारा अपसेट हो गया, बोलते अरे क्या है बाबा, चारों बेटियों ने इस तरह से जवाब दिया है, अभी मैं क्या करूं? चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। अभी थोड़ा सस्पेंस किसका था? जो थर्ड बेटी थी उसका ही था, और बाकी सबके तो उनको आंसर्स मिल गए थे। अभी इसने क्या किया था वो राजा को पता नहीं था, तो थोड़े होप्स थे, उम्मीद यानी होप्स। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के दाने कहाँ है। तो फिर वो आई, जैसे कि उसने कहा था कि सेकेंड डे हम लोग जाते हैं, तो वो आई और उसने पिताजी से कहा कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वो दाने कहाँ है, गेहूं के दाने वो कहाँ है करके। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। अभी वो रथ कहाँ जाने लगा? खेत की ओर जाने लगा। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इस 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ से चक्कर लगवाओगी? तो अभी राजा ने भी पूछा कि भाई ऐसी कौन सी जगह है भाई जहां पर तुमने ये 100 दाने रख दिए हैं और तुम मुझे कहाँ कहाँ अभी घुमाने वाली हो उन दानों की चक्कर में? ऐसे राजा ने उससे पूछा। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। तो गेहूं की फसल यानी क्रॉप्स, तो अनाज उगे हुए थे बहुत सारे गेहूं के। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। जब फसल आती है ना तो जो ऊपर तक वो पूरा फसल का रहता है, जो हवा आती है ना तो वो ऐसे झूलती है ना। खेत की फसल आपने देखा होगा। जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। और राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। तो जिस तरह से फसल आता गया वो मल्टीप्लाई करते गई। आज उसने इतने बड़े खेत में पूरा खेत भर के गेहूं ही गेहूं उसने बनाए। ठीक है, तो इस तरह से उसने बताया राजा को कि आपके जो 100 दाने थे, आज देखो उस 100 दानों के मैंने लाखों दाने बना दिए हैं। मैंने उन दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। इसलिए तो राजा ने 5 साल की मोहलत दी थी उन लोगों को। समझे आप लोग? तो जो लोग होशियार होते हैं ना, वो लोग अपनी होशियारी का यूज करते ही है। और आजकल तो भाई होशियार होने के लिए कई उम्र कोई जरूरी नहीं है। हम लोग देखते हैं ना व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, छोटे छोटे बच्चे भी कितने होशियार और कितने टैलेंटेड होते हैं। क्या एक्टिंग करते हैं, क्या गाना गाते हैं, क्या डांस करते हैं। तो इस तरह से खाली क्या है, हम लोगों को अपना जो टैलेंट होता है ना, अंदर जो दबाव आ रहता है ना, उसको किस तरह से एनहांस करना है वो पता चलना चाहिए। ठीक है, हर एक को, इंसान को भगवान ने, हर एक जानवर को भी भगवान ने टैलेंट दिया हुआ है कुछ न कुछ। तो उस टैलेंट का यूटिलाइज कैसे करना चाहिए वो हमें
पता चलना चाहिए। ठीक है, अभी देखो भाई, अभी सबको भगवान ने एक समान दिन दिए हैं, 24 घंटे ही दिए हैं, है ना। एवरीडे 24 आवर्स ही होते हैं, सबके पास सेम डेज दिए हैं ना। क्या जो बड़े अमीर लोग हैं उन लोगों को ज्यादा दे दिए और हम लोगों को कम ही दिन दे दिए, इसके लिए हम लोग बाबा कुछ डेवलपमेंट ही नहीं कर पाए क्योंकि भगवान ने हमको दिन ही कम दिए हैं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो जो इंसान एक्चुअल में टैलेंटेड होता है, तुम लोगों में भी कोई ना कोई टैलेंट जरूर होगा, तो वो क्या टैलेंट है तो उसे जरा बाहर निकालो आप लोग। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आप में क्या टैलेंट है। और मुझे जरा बताना कमेंट करके किसमें किसमें क्या क्या टैलेंट है और किसे क्या क्या पता चला है करके, जरा सोच समझ कर और अच्छे से डेवलप करो अपने आप को कि भाई क्या है मुझ में टैलेंट, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है। अभी आप लोग 8th स्टैंडर्ड में है, फिर अभी 9th 10th के बाद फिर आप लोगों को प्रॉपरली एक फील्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी से सोचना शुरू करो कि आप में क्या टैलेंट है, क्या पसंद है आपको, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, और एक लाइक और एक कमेंट आपको करना ही है मुझे, और फॉरवर्ड भी करना। राजा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो वो देखते ही राजा बहुत खुश हो गया, बोला हाँ चलो, चारों में से एक बेटी तो है जो इतनी होशियार है। तो भी उन्होंने कहा कि मेरा राजपाट संभालने के लिए मुझे कौन मिल गया? एक उत्तराधिकारी यानी वारिस मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी हो गई खत्म। और बड़ी अच्छी कहानी थी और बड़ी मजेदार थी, और इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने भी मिला है, क्या नहीं? तो ना कोई भी बात होती है ना बेवजह नहीं होती है। अभी ये भी तुम लोगों के पढ़ाई भी है, वो भी बेवजह नहीं है, कोई टाइम पास नहीं कर रहा है तुम लोग को सिखाकर। ये सीखने की वजह से ही तो तुम लोगों का नॉलेज बढ़ता है ना बच्चों, वरना फिर तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब जो नॉलेज आप लोग को मिल रहा है तो उसको गेन करो, समझो क्या है। अनवांटेड कुछ भी नहीं है, सूरज उगता है वो अनवांटेड नहीं है, चांद है वो अनवांटेड नहीं है, तारे है वो अनवांटेड नहीं है, हवा ऑक्सीजन ये सब अनवांटेड नहीं है, पेड़ पौधे जितने भी जीव है ना इस धरती पर सब वांटेड है। अगर एक भी जीव इसमें का नष्ट हो गया ना तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, इतने वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, तो जरा सोचो इसके बारे में और जरा गंभीरता से सीखो, पढ़ो, अच्छा बनो, आगे बढ़ो। ठीक है, और आधा अधूरा ज्ञान कभी भी काम में नहीं आएगा। आप लोगों को ज्ञान लेना है तो पूरा लो। ठीक है, और मुझे बच्चों के आते हैं कमेंट्स के मिस आपके लेक्चर्स देखते हैं ना तो हम लोगों को कोई डाउट नहीं रहता, सारे हम लोग के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। फिर भी कोई डाउट होगा आपको तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सिर्फ यही सब्जेक्ट का नहीं है, और सब्जेक्ट में सिखाती हूँ। फिर ऐसे पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन सब कुछ है। प्लेलिस्ट में जाओ, शालिनी हुबलीकर चैनल में जाओ आप लोग, और फिर देखो, उसमें आप लोगों को सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फिर भी अगर इन केस समझो आपको जो ऐसे चाहिए वो नहीं है, आपको पत्र चाहिए वो नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अभी थोड़ा पेंडेमिक पीरियड चल रहा है तो प्लीज घर के बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, क्योंकि अभी ये जो कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है राजस्थान से, तो वो अभी बढ़ते बढ़ते आ रही है। तो इसके लिए आप लोग, बच्चे जो है स्पेशली, क्योंकि ये तीसरी लहर जो है वो बच्चों के ऊपर अटैक कर रही है, तो प्लीज बच्चों आप भी अपने आप को भी बचाओ, अपने भाई बहन लोगों को भी बचाओ। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट। और पढ़ाई के बारे में निश्चिंत रहो, मैं हूं ना आप लोग के साथ में। तो बाय बाय।